हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये काफ़ी ही दुखद घटना है। आप सभी ने बांग्लादेश का ओरिजिन कैसे हुआ ये तो सुना होगा। किस तरह 1971 में पाकिस्तान के जनरल ए.के. नियाजी ने सरेंडर कर दिया था 93,000 सोल्जर्स के साथ, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा सरेंडर माना जाता है आज तक का। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजह थी, वो क्या आप सभी को पता है? 99% लोगों को नहीं पता होता। पाकिस्तानी आर्मी ने, वहाँ के जनरल याया खान ने किस तरह वहाँ पर बांग्लादेश के 3 लाख से ज़्यादा लोगों को मारा, जिसमें महिलाएं, बच्चे शामिल थे। वहाँ पर लाखों महिलाओं का रेप किया गया, जो आज भी वहीं पर रहती हैं। बांग्लादेश के लोगों ने काफ़ी सम्मान तो दिया उनको, लेकिन सामाजिक रियलिटी तो कुछ और है अभी भी। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? पाकिस्तानी आर्मी। उन्होंने ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया था। पहले वो बांग्लादेश के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट करते थे, उनके साथ धोखाधड़ी करते थे। बांग्लादेशी लोग अपना हक मांगते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने आज़ादी की मांग नहीं की। आज़ादी की मांग सबसे पहली बार वहीं के रहने वाले बांग्लादेश के फादर, जाने जाने वाले, जो बंगा बंधु नाम से काफ़ी फेमस हैं, शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने पहली बार आज़ादी की मांग उठाई थी 26 मार्च को। 26 मार्च को उन्होंने आज़ादी की मांग उठाई थी। इसीलिए हर साल 26 मार्च को हम मनाते हैं बांग्लादेश इंडिपेंडेंस डे। वहाँ पर परेड होती है और इस बार 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे उनको, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर गए हैं। तो जैसा कि मैं आपको हिस्ट्री का बता रहा था, इतिहास का बता रहा था, किस तरह हुआ, क्या हुआ, तो वहाँ पर ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया गया पाकिस्तान के जनरल याह्या खान द्वारा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश के जो लीडर हैं शेख मुजीबुर रहमान, वो प्राइम मिनिस्टर बने। जब वहाँ पर इलेक्शंस हुए थे तो वहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान जीत गए थे, ईस्ट और वेस्ट दोनों पाकिस्तान में। लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो नहीं चाहते थे कि शेख मुजीबुर रहमान उनकी कंट्री के पीएम बने, और वो उर्दू इम्पोज करना चाहते थे। उसके अलावा उनके साथ वहाँ पर हर चीज़ महंगी हो गई थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, और उनको वो काले, मतलब काफ़ी रेसिस्ट लैंग्वेज का भी यूज़ करते थे वो बांग्लादेश के लोगों के लिए, जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे। तो इसीलिए वहाँ के जो शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बंगा बंधु बोलते हैं, उनको जेल में बंद कर दिया था ऑपरेशन सर्च लाइट के दौरान। और बाकी जो भी लोग सड़कों पर आ रहे थे, आज़ादी की मांग नहीं कर रहे थे, तब तक वो बोल रहे थे हमें इक्वल राइट्स दो, उनको मारना शुरू कर दिया। और इस तरह पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट में वहाँ के जनरल याह्या खान की लीडरशिप में 3 लाख लोगों को मार दिया था। और उसी के बाद से बांग्लादेश के लोगों ने आज़ादी की मांग शुरू की। तो पहली बार आज़ादी की मांग की थी शेख मुजीबुर रहमान ने 26 मार्च को, इसीलिए 26 मार्च को वो मनाते हैं अपना इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। वहाँ के लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा जुर्म हुआ, और आज देखो, आज बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। उनकी जीडीपी पाकिस्तान से ज़्यादा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान से अच्छा है। वहाँ पर कंपनीज़ आती हैं, फ़ॉरेन कंपनीज़ आती है, वहाँ पर फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से ज़्यादा है। हर चीज़ में बांग्लादेश आज आगे निकल चुका है। दोस्तों, जो वहाँ के लोगों के साथ पाकिस्तान की आर्मी ने किया, उसी को हम याद करते हैं 26 मार्च को, और बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार 50वीं वर्षगांठ है उनकी, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश के चीफ गेस्ट हैं। जैसे इंडिया में चीफ गेस्ट आते हैं ना इंडिपेंडेंस डे पर, ऐसे ही बांग्लादेश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीफ गेस्ट बनकर गए हैं उनकी 50वीं वर्षगांठ याद करने के लिए। और दोस्तों, जो सबसे बुरी बात है, जो सबसे गलत बात है, यूएन, यूनाइटेड नेशंस, जिसको 24 अक्टूबर 1945 में फाउंड किया गया था, उसकी एक काउंसिल है यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स काउंसिल। उन्होंने आज तक भी इस जिनोसाइड को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, जिसमें 3 लाख लोगों को मारा था, 3 लाख बच्चे, महिलाएं, मासूम लोग, उनको मारा था पाकिस्तान की आर्मी ने। आज तक भी यूएन ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। ये बड़े ही दुख की बात है। इसके अलावा दोस्तों, चलिए अब हिस्ट्री में चलते हैं। बांग्लादेश को आज़ादी किस तरह मिली और इंडिया ने किस तरह उनकी मदद की। इंडिया तो हमेशा से ही कमज़ोर लोगों की मदद करता हुआ आया है। इंडियन आर्मी का भी यही रूल रहा है कि कमज़ोर लोगों की मदद करें। तो जब पाकिस्तानी आर्मी के अत्याचार देखकर वहाँ से लोग इंडिया की तरफ आने लगे, असम में और बाकी इंडिया के बॉर्डर स्टेट्स हैं बांग्लादेश के साथ, उनमें आने लगे, तो इंदिरा गांधी, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी 1971 में, उन्होंने जनरल से मैनिक्सो को बुलाया और बोला कि इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए। मैं चाहती हूँ कि बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिले, बांग्लादेश के लोगों की जो स्ट्रगल है उसको सुना जाए और उनको आज़ादी मिले। क्योंकि अत्याचार के बारे में तो सभी को पता था, लेकिन कोई भी खुलकर नहीं बोल रहा था, क्योंकि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उस टाइम पर पाकिस्तान के साथ था। तो लेकिन खुलकर कोई भी नहीं बोल रहा था। पर हमारे यहाँ तो सीधा वहाँ से लोग आ रहे थे, रिफ्यूजी आ रहे थे, तो इंडिया ने सोचा इनको आज़ादी दिलानी ही पड़ेगी। इंदिरा गांधी ने ये सोचा, तो जनरल से मैनेक्सो ने अपना एक प्लान बनाया और इंदिरा गांधी जी को दिया। और उस प्लान के अकॉर्डिंग एक मुक्ति वाहिनी बनाई गई, जिसमें वहाँ के लोग थे और कुछ इंडियन आर्मी के लोग थे जो उनकी हेल्प कर रहे थे। मुक्ति वाहिनी मतलब वहीं के लोग जो वहाँ के आम नागरिक थे, उनको ट्रेनिंग दी गई, उनको हथियार दिए गए, उनको वेपन्स दिए गए, ताकि वो लड़ सके पाकिस्तान की अत्याचारी आर्मी के अगेंस्ट।
तो उन लोगों को सिखाया गया, तो उन्होंने वहाँ से लड़ना शुरू किया और इधर से हमारी इंडियन आर्मी 13 दिसंबर को वहाँ पर चली गई और वहाँ पर पैराट्रूपर्स सेंड किए और चारों तरफ से जनरल AK नियाज़ी को घेर लिया। और उसको घेरने के बाद बोला या तो आप सरेंडर करो अपने 19,000 सोल्जर्स के साथ और या फिर आपको मिटा दिया जाएगा यहाँ से। तो वहाँ के जनरल जो इतने डरपोक थे, जो वहाँ के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, अब तक उन्होंने 3 लाख लोगों को मार दिया था, उन्होंने सरेंडर करने का सोचा। क्योंकि दोस्तों जो अत्याचारी होता है उसको भी पता होता है कि वो गलत कर रहा है और इसीलिए वो डरपोक हो जाता है। तो वहाँ का जो अत्याचारी जनरल याह्या खान की लीडरशिप में ऑपरेशन सर्चलाइट चला था, उसी को वहाँ पर लीड कर रहे थे जनरल AK नियाज़ी, जो पाकिस्तानी आर्मी के जनरल थे। उन्होंने सरेंडर कर दिया 93,000 सोल्जर्स के साथ। और सिर्फ कितने दिन में? 13 दिन में। 3 दिसंबर से ये वॉर शुरू हुआ और 16 दिसंबर को पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर कर दिया था, जो विश्व का सबसे बड़ा सरेंडर माना जाता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। 90,000 सोल्जर्स के साथ आप सोच लो दोस्तों, 1 लाख के करीब सोल्जर्स थे, लगभग 1 लाख के करीब सोल्जर्स थे पाकिस्तानी आर्मी के, जिन्होंने सरेंडर कर दिया था और इंडिया की जीत हुई थी। इंडिया ने बांग्लादेश की हर तरह से हेल्प की और आज भी इंडिया बांग्लादेश की हेल्प करता है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनकी आज़ादी की जो 50वीं वर्षगांठ है उसके चीफ गेस्ट के रूप में बांग्लादेश गए हैं। वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उनके भी इंडिया के साथ अभी भी काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है पाकिस्तानी आर्मी का नेचर कैसा है, वो हिंदू हेटेड पे बनी है, वो हिंदू नफरत पे बनी है। पाकिस्तान देश का ओरिजिन ही हिंदू हेटेड पर हुआ है। तो बांग्लादेश के अंदर भी ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान उन्होंने हिंदू लोगों को ही टारगेट किया। सबसे ज़्यादा टारगेट उन्होंने हिंदू लोगों को ही किया था, क्योंकि पाकिस्तान देश ही हिंदू हेटेड पर बना है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनी हैं, आपको मूवीज़ भी मिल जाएंगी, जहाँ पर बताया गया है किस तरह उन्होंने हिंदुओं को और भी ज़्यादा टारगेट किया। वैसे छोड़ा तो मुस्लिम्स को भी नहीं था, लेकिन हिंदुओं को और भी ज़्यादा उन्होंने टारगेट किया, क्योंकि उनको हिंदू हेटेड दिखाने का मौका मिल गया था ऑपरेशन सर्चलाइट में भी। और वहाँ पर इतने ज़्यादा लोगों को मारा और सबसे ज़्यादा हिंदुओं को टारगेट किया था। तो फिर जब मुक्ति बाहिनी बनी थी तो उसमें भी सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी सिविलियंस तो थे ही, जो वहाँ के सिविलियंस थे, और उनमें भी ज़्यादा नंबर्स में हिंदूज थे, क्योंकि वो काफ़ी परेशान हो गए थे पाकिस्तानी आर्मी के अत्याचार से। और दूसरी तरफ हमारा देश, जहाँ पर कोई आपका धर्म नहीं देखता है, कोई आपकी जाति नहीं देखता है, सेकुलर देश है और सभी को इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चन सेम मैनेक्सो जो पारसी थे या फिर और भी जो लोग होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, इतने महान लोग हुए, हर धर्म को बराबर रिस्पेक्ट मिलते हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर, सिख प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, तो हमारे देश में तो सब कुछ एकदम अच्छा है और हर किसी धर्म के लोगों को बराबर रिस्पेक्ट मिलती है। और दूसरी तरफ जो देश टूट गया, उसने वहाँ पर भी हिंदू हेटेड को नहीं छोड़ा और आज भी वो उसी के कारण बर्बादी की राह पर निकल चुका है। और देखना दोस्तों, एक दिन ये देश बर्बाद हो जाएगा अगर ये अपना रास्ता नहीं बदलते हैं, हिंदू हेटेड छोड़कर अगर ये सही कामों पर फोकस नहीं करते हैं तो ये बर्बाद हो जाएगा। अभी भी तो 2 ही टुकड़े हुए थे, बांग्लादेश बना था, अब आगे और भी टुकड़े हो जाएंगे, बलूचिस्तान, सिंधुस्तान और भी ज़्यादा टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ सुन्नी, पाकिस्तानी, पंजाबी, मुस्लिम वो ही सुपीरियर है, उसके नीचे सब गुलाम हैं और किसी को इक्वल रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। दूसरी तरफ हमारा देश जो सबको इक्वल रिस्पेक्ट देता है और सभी को इक्वल सम्मान मिलता है, सभी को कोई भी कुछ भी कर सकता है, फ्री छूट है, सेकुलर देश है। और दूसरी तरफ उनका देश, जहाँ पर आज लोग सिंधुस्तान की आवाज़ उठा रहे हैं, बलूचिस्तान की आवाज़ उठा रहे हैं। और देखना दोस्तों, मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जैसे बांग्लादेश आज पाकिस्तान से ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, पाकिस्तान से ज़्यादा डेवलप हो चुका है, उसी तरह एक दिन बलूचिस्तान और सिंधुस्तान भी डेवलप हो जाएगा, वो भी पाकिस्तान से आगे निकल जाएगा और ये देश अपनी ही डिस्ट्रक्शन का खुद ही कारण बनेगा और समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर कोई नहीं बचेगा, क्योंकि ये सिर्फ हिंदू हेटेड पर बना है। सुन्नी, पंजाबी, मुस्लिम सिर्फ वो ही सुपीरियर है, बाकी चाहे वो बलूची हो, पख्तूनिस्तान के पठान हो या फिर वो कोई सिंधु देश का निवासी हो, किसी को इक्वल रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, सभी का अपमान होता है। इसीलिए वो भी अलग देश की डिमांड कर रहे हैं और इसी कारण पाकिस्तान एक दिन बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान को अभी हमसे सीख लेना चाहिए कि किस तरह हम सभी लोग मिलकर, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, सभी को इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं और सभी मिलकर रहते हैं हमारे देश में, और किस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो हमारा ही पार्ट था और वो हिंदू हेटेड पर बना, वो आज बर्बाद हो रहा है। दूसरी तरफ हमने बांग्लादेश की हेल्प की, वो भी आगे निकल गया है। इसी तरह हम बलूचिस्तान, सिंधुस्तान हमको करनी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ गवर्नमेंट इनकी हेल्प करे ताकि ये भी आगे निकल जाएं और हम सभी मिलकर रहें जिस तरह हम हज़ारों सालों से रहते थे। क्योंकि दोस्तों जब इस्लामिक इन्वेडर्स आए तो पहले सब यहाँ मिलकर ही रहते थे उसके बाद ये हिंदू मुस्लिम हुआ और इस तरह फिर एक देश बना और आगे भी पता नहीं क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है आगे फ्यूचर अच्छा है, मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्ट हूँ आगे के फ्यूचर को लेकर। आगे फ्यूचर अच्छा होगा और नए देश बन जाएंगे और वो भी बांग्लादेश की तरह तरक्की करें। दोस्तों मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप UN को ईमेल करें, हर तरह से जहां भी इस आवाज़ को आप उठा सकते हैं वहां पर उठाएं। और जो पाकिस्तानी आर्मी ने अत्याचार किया था ऑपरेशन सर्च लाइट के दौरान, लीडरशिप किसकी थी? जनरल याह्या खान की।
बांग्लादेश में जितने अत्याचार हुए, 3 लाख से ज़्यादा लोगों को उन्होंने मार दिया, उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएं और यूएन को बोलें कि इसको आप रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करते हो। श्रीलंका ने जो जुर्म किया था तमिलियंस के अगेंस्ट या फिर कहीं विश्व में कहीं और भी, तो तुरंत यूएन बोलता है और रेजोल्यूशन पास करता है नए नए। लेकिन बांग्लादेश में जो पाकिस्तानी आर्मी ने किया था, 3 लाख इनोसेंट लोगों को मारा था, उनके लिए यूएन ने आज तक भी आवाज़ नहीं उठाई है। दोस्तों, आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हर जगह ये बात फैलाएं, और आप यूएन को ईमेल करें, मेल करें, हर जगह फैलाएं और बताएं यूएन कितना हिपोक्रेट है और किस तरह उन्होंने इस जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। इसके ऊपर काफ़ी मूवीज़ भी बनी, आप उनको भी देखें और इस खबर को हर जगह फैलाएं। और इंडिया हमेशा की तरह जहां भी किसी को ज़रूरत होगी, इंडियन आर्मी और इंडिया के लोग हमेशा उनकी हेल्प के लिए तैयार हैं। जैसे हमने बांग्लादेश की हेल्प की थी और आज बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल गया है, तो इंडिया हमेशा हेल्प करता है। इंडिया हज़ारों सालों से ऐसा ही करता आ रहा है। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।